नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है पावर शेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट लेवल्स आपको बताने हैं। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट लेवल्स क्या होंगे और हर किसी का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो डिफरेंट अगर हम फॉर्म्स देखें, पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगे। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन्स सुन के क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स की। ठीक है, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होंगे। गवर्नमेंट जो भी चीज होगी, जो भी लॉ होगा, वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बनाएगी वही उसे पास कर देगी फिर आगे उस पर वही सुनाई करेगी, नहीं। पूरी जो पावर है हर एक चीज की, वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती। ये क्या होती है, ये शेयर रहती है। पावर क्या होती है, शेयर होती है, तभी सही तरीके से काम जो है वो चल सकता है और गवर्नमेंट जो है वो निरंकुश नहीं रहेगी। अब काम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ लाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स के, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन क्या हो गए, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स पूछ लिया, हो सकता है आपसे पूछ ले कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, हो सकता है सिर्फ एक पार्ट इसका ले ले, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स पूछ लिया पूरे तब तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक को ले लिया कि उस डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो वो आपकी सेम चीज बनेगी कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में क्या होता है, पावर शेयर होती है। इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कैसे, लेजिस्लेचर जो है उसका क्या काम है, उसका काम है लॉ बनाना, लॉ लाना। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। फिर आगे जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो भी लॉ लाया गया है वहां पर लॉ जो भी पास हुआ वो कैसे होगा, वो मेजॉरिटी के बाद होता है। ठीक है, लॉ कोई भी जो पास होता है वो मेजॉरिटी है अगर लोगों की, उसके लिए तभी वो लॉ पास होगा। अब ये मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा मिल रही है, लेकिन हो सकता है वो बैठे तो हैं वहां रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक नहीं बैठी है। फिर हो सकता है पब्लिक को किसी बात से यहाँ पे प्रॉब्लम हो, किसी के राइट्स को नुकसान पहुंच रहा हो, या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो उसके लिए क्या करेगी पब्लिक, न तो लेजिस्लेचर के पास जाएगी ना तो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगी, वो जाएगी जुडिशरी के पास। वहां पर जुडिशरी इस पे सुनवाई करेगी कि जो भी लॉ आया है वो उसी तरह रहने दिया जाए या फिर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, उसमें कुछ चेंजेस होने। ये किसका काम है, ये काम है जुडिशरी का, और जो कि इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और या फिर वो पब्लिक के लिए काम करती है या फिर लोगों के बीच में झगड़े ना हो जाएं इसलिए वो काम करती है, नहीं, वो स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि लेजिस्लेटिव का क्या काम हुआ कि वो उसने लॉ लाया। अब उसके बाद वो लॉ आ गया, आगे क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अगर वो लोगों को नहीं पसंद आया, लोगों को प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करेंगे, जुडिशरी के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर शेयरिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन दिस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज देयर पावर्स बाय स्टेइंग एट द सेम लेवल। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में सेम चीज, लेजिस्लेचर क्या किया, उसके द्वारा लॉ लाया गया,
फिर आगे एग्जीक्यूट किया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, फिर उसके बाद जुडिशरी जो होती है वो उस पर सुनवाई करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा है फेडरल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ आपका क्या है वर्टिकल या फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, पावर जो है किसी एक के हाथ में ही नहीं है, कंट्री की पूरी पावर किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो अलग अलग प्रोविंसेस के बीच में भी बटी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सारी चीजें देखेंगी ही, वो पूरी कंट्री को देखेगी, लेकिन उसके अलावा कंट्री जो है अलग अलग प्रोविंसेस में, स्टेट्स में बटी हुई है, जिसे कि उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो देखती है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फेडरल या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि वर्टिकल क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ पावर की शेयरिंग होती है। जैसे सबसे ज्यादा पावर किसके पास या सबसे बड़ा कौन, तो वहां पर आ जाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, वो वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आ गया किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, यहाँ का डॉट नहीं रहेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। फिर आगे क्या होता है, पावर आगे शेयर हुई रहती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बाद में बनी, तो ये चीज इस तरीके से वर्टिकल पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देयर कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स इवन अमंग द गवर्नमेंट, लाइक देयर शुड बी वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, एंड देयर शुड बी डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ठीक है, इस लेवल पे गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया। थर्ड हमारा है द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर पावर का डिवीजन कैसा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। ये सोशल ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि ये रिलीजियस बेस पे भी हो सकते हैं एंड लिंग्विस्टिक बेस पर भी हो सकते हैं। रिलीजियस बेस जैसे अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, या फिर अलग लिंग्विस्टिक बेस की बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेल्जियम, जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, जो कि किस पे, लिंग्विस्टिक बेस पर बनी, डच एंड फ्रेंच लिंग्विस्टिक बेस पर बनी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार कह सकते हैं इसे, गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वहां पर गठबंधन होता है तो लोगों के प्रेशर में या फिर ग्रुप्स के प्रेशर में गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। तो जैसे कि अमेरिका या फिर इंडिया में भी हमने देखा है पहले बन चुकी है गठबंधन की सरकार। अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग वी कैन ऑल्सो एम एट द वे द रूलर इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ वैरायटी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो एक हाथ में पावर नहीं रहती। यहाँ पर क्या, गठबंधन की अगर सरकार कॉलोनियल, तो वहां पर क्या है, लोगों का प्रेशर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कैसे बनी है, वो लोगों के अलग अलग पार्टीज के जुड़ने से बनी है। तो कभी भी कोई भी अपना प्रेशर जो है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हमने देख लिया कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट से में आपको बताना है क्या, पावर शेयरिंग का एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीजन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन की। ठीक, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पावर हैज बीन शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर पावर शेयरिंग डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। डिफरेंट लेवल्स क्या हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो कि 1992 में बनी। तो यहाँ पर
मतलब उसे उस समय में ज्यादा पावर मिली, ठीक है, सही तरीके से पावर मिली। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पावर शेयरिंग क्या है, डिफरेंट लेवल्स में हुई है। कौन सी, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक, प्रूडेंशियल रीजन अगर हम इसका देखते हैं तो पावर शेयरिंग, द होल कंट्री कैन नॉट बी रन बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, सो पावर इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो केवल एक गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को नहीं संभाल सकती, इसलिए क्या है, पावर शेयरिंग की गई है इंडिया में। किन लेवल्स पे, वो आप समझ गए कि किन किन लेवल्स पे पावर शेयरिंग इंडिया में हुई है। इसका अगर हम देखें प्रूडेंशियल रीजन तो क्या है, तो पावर शेयरिंग अगर है तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या होती है, मजबूत होती है, गवर्नमेंट को मजबूती मिलती है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, ये पावर शेयरिंग होने की वजह से सोशल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। वरना अगर केवल एक गवर्नमेंट ही सबको देखेगी तो कोई भी फैसले ले सकती है, बहुत सारे ग्रुप्स जो होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही आएंगे। अगर ये पावर जो है वो शेयर हो जाती है तो क्या होता है कि एक पर्सन ही पूरी कंट्री को नहीं संभाल सकेगा, वो नहीं समझ सकेगा। अगर वो प्रोविंसेस में कि अगर एक एरिया का पर्सन है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो उस एरिया के लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज है उसे रिड्यूस करता है। ठीक, उसके अलावा इट गिव्स स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, लोगों की जो भी लॉ लिए जाएंगे, लोगों की उसमें क्या रहेगी, मेजॉरिटी रहेगी, लोगों की उसमें राय रहेगी, तो उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी रूल थोप दी तो फिर उसके बाद लोग क्या करेंगे, विद्रोह कर दें, ऐसा नहीं है। तो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट को यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, इट स्ट्रेंथेन्स द यूनिटी ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट की जो यूनिटी है उसे क्या होगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ भी मिलती है, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रूडेंशियल रीजन हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं कि मोरल रीजन, यहाँ अगर हम देखें मोरल रीजन की अगर हम बात करें, मोरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। तो जो पब्लिक है तो उनको ये जानने का राइट है कि वो किस तरह से गवर्न हो रहे हैं। और जब गवर्नमेंट में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई भी फैसले ले लिए, या फिर मतलब एक गवर्नमेंट है उसने कोई भी फैसले ले लिए, नहीं, सबके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो उससे क्या है, लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन लोगों का बना हुआ है। अगर रूल्स उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहे हैं, लॉ उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहे, तो जुडिशरी बैठी है। तो ये पावर शेयरिंग अगर है डिफरेंट लेवल्स पे हम देख रहे हैं, तो उससे क्या है, लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ही अगर है तो वो क्या करेगी, वो हो सकता है निरंकुश हो जाए। यहाँ पर निरंकुश होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पावर जो है अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो एक जो गवर्नमेंट है वो निरंकुश यहाँ पर उसके होने के चांस नहीं होते हैं। ठीक, द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर एंड मोर पीपल, क्या यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन है बहुत सारे लोगों का, तो इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नेंस विल इंक्रीज एंड दीज विल नॉट मेक द गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होती है, निरंकुश नहीं हो सकती, ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो ऑटोक्रेटिक होने की कोशिश करेगी तो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट्स बैठी हैं, तो वो क्या करेंगी, वो फिर उस पे आगे अपनी बातें रखेंगी। वो अगर यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट लेवल्स में बढ़ गए, अगर नहीं बटे तब वो क्या करेगा, वो अपनी मनमानी करेगी गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे बैठे हैं लोग, तो इसलिए पावर की शेयरिंग है, तो यहाँ पर क्या होगी, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी ही नहीं चला सकेगी, उसे सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो निरंकुश नहीं हो पाएगी, ऑटोक्रेटिक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग का हमने देख लिया प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स, which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. थॉमन, यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने भी इस चैप्टर को पढ़ा, जिसपे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। ठीक है, आपको बताना है कि इसका कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है और क्यों। ठीक, गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स। थॉमन,
पावर शेयरिंग इन नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। ठीक है, पावर शेयरिंग उन सोसाइटीज में जरूरी है जहां पर ये डिविजन्स हैं। ठीक, मथाई पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। सिर्फ बड़ी कंट्रीज के मथाई के अनुसार, जो बड़ी कंट्रीज है वहां पर ही पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है, या फिर वो बिग कंट्रीज जिनके की रीजनल डिवीजन है। फिर औसिफ का कहना है कि एवरी सोसाइटीज नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। यहाँ पर औसिफ का कहना है कि हर सोसाइटी में पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है, उसके अलग कुछ फॉर्म्स जो हैं वो जरूरी हैं, भले ही वो सोसाइटी छोटी हो या फिर वहां पर सोशल डिविजन जो हैं वो ना हो, फिर भी वहां पर पावर शेयरिंग जरूरी है। तो हमने भी चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें अब हम बता सकते हैं कि इनमें से किसका स्टेटमेंट जो है वो किसने सही कंक्लूजन निकाला है। तो अगर हम देखें तो औसिफ का कंक्लूजन जो है वो सही है। पावर शेयरिंग जो है वो हर सोसाइटीज में जरूरी है। ठीक है, किसी एक के पावर हाथ में ही पावर होगी तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी फैसले ले सकता है, लेकिन पावर शेयरिंग होने से वहां पर सबको अपनी बात, या फिर कह सकते हैं सबका पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनके होने की संभावना या चांसेस कम होते हैं। और सेज एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पावर शेयरिंग क्या है वो अच्छी है। तो आगे हम देखते हैं क्यों, उसके रीजंस अगर हम देख रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट क्लास। ठीक है, इससे क्या होता है, डिफरेंट क्लास के बीच में पावर शेयरिंग अगर है तो डिफरेंट क्लास के बीच में बैलेंस बना होता है। ठीक, पावर शेयरिंग होने की वजह से किसी एक आदमी की नहीं चल रही, सबकी, तो डिफरेंट क्लास जो होंगे एक तरह से सबके पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, या उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके द्वारा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लोगों के बीच में बैलेंस जो है वो बना रहेगा। देयर इज लेस सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के कम चांसेस होंगे। पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, वरना कोई कुछ भी फैसला लेगा, जनता या पब्लिक क्या करेगी, विद्रोह कर देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर शेयरिंग रहेगी तो सबके अकॉर्डिंग ही लोग चलेंगे। ठीक है, उससे स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो औसिफ का यहाँ पर हम देख रहे हैं कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द मेयर ऑफ मार्स्टेम, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, has defended a ban of speaking French in town's schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate to this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reason in about 50 words. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मार्स्टेम के मेयर जो कि ब्रुसेल्स के नियर एक टाउन में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स के नियर एक टाउन में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पर लगी रोक को उन्होंने सही बताया। स्कूलों में फ्रेंच पर लगी रोक को उन्होंने सही बताया, और उन्होंने कहा कि इससे जो नॉन डच स्पीकिंग लोग हैं उन्हें क्या होगा, उन्हें इस शहर से जुड़ने में, उन्हें इस फ्लेमिश टाउन से जुड़ने में हेल्प मिलेगी। क्या आपको ये सही लगता है, या फिर बेल्जियम की जो स्पिरिट थी पावर शेयरिंग के लिए, तो क्या ये पावर अरेंजमेंट, तो क्या ये उसके अकॉर्डिंग है? उसके बाद आपको क्या बताना है कि गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो अगर हम देखें तो बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग थी, बेल्जियम की जो मूल भावना थी उसके ये तो अगेंस्ट है, क्योंकि बेल्जियम में दोनों ही लैंग्वेजेस को बोलने को दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा बोला गया कि डच जो है वो ऊपर है, या फिर जो डच बोलने वाले लोग हैं उनको कहीं पे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं था। वहां पर दोनों के लिए इक्वल राइट्स थे। तो ये सबसे पहली चीज की जो बेल्जियम की पावर शेयरिंग की भावना थी उसके ये पूरी तरह से अगेंस्ट था। द बैन ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच इन मार्स्टेम स्कूल्स इन अगेंस्ट द बेल्जियम पार्टनरशिप पावर सिस्टम।
according to the Belgium system, people of both languages were given equal rights. ठीक है, बेल्जियम के जो राइट्स थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इक्वल हैं, या फिर दोनों लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं. द बैन ऑफ लैंग्वेज में नॉट हेल्प इन कनेक्टिंग विथ द सिटी बट मे बी अ कॉज ऑफ अनरेस्ट. ठीक है, तो अगर हमने देखा कि यहाँ पर बोला गया है कि उस पर रोक को सही बताया गया है, तो यहाँ पर या फिर उससे टाउन से जुड़ने में हेल्प मिलेगी. तो यहाँ पर क्या है कि अगर लैंग्वेज को बैन किया जा रहा है तो वो किसी सिटी से कनेक्ट नहीं होगी, बल्कि उनमें विद्रोह की भावना आएगी कि किसी को प्रायोरिटी दी जा रही है और किसी को नहीं दी जा रही. जिसे नहीं दी जा रही है वो क्या होगा, उसके मन में मतलब वहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जिससे कि विद्रोह की भावना जो होगी वो बढ़ेगी. तो इस वजह से द बैन ऑफ लैंग्वेज में नॉट हेल्प इन कनेक्ट. लैंग्वेज पे जो बैन है, जो जैसा कि इन्होंने मेयर ने सही बताया कि इससे क्या होगा, लोगों को उस टाउन से जुड़ने में फ्लेमिश टाउन से जुड़ने में लोगों को हेल्प मिलेगी. तो वहां पर लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि लोग क्या करेंगे, विद्रोह कर सकते हैं. चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस. We need to give more power to the panchayats to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. Panchayati Raj establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of the people. Giving power to panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen the foundation of our democracy. ठीक, यहाँ पर क्या है, आपके सामने एक पैसेज है. ठीक, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजन जो है वो पिक करना है. क्या है पैसेज हमारा कि महात्मा गांधी के ड्रीम्स को रियलाइज करने और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी होप्स को साकार करने के में, ठीक है, उनकी होप्स को के लिए पंचायतों को पावर देना, पंचायतों को अधिक पावर देना यहाँ पर जरूरी बताया गया है. पंचायतों को पावर देने की जरूरत है. इससे क्या होगा, पंचायती राज जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेगा. ये और इससे क्या होगा, पावर जो होगी वो सही हाथों में होगी. जिन हाथों में पावर होनी चाहिए उनके हाथों में पावर होगी. गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू, पावर जो है वो पंचायत को पावर देने से क्या होगा, इससे क्या होगा, करप्शन जो होगा वो रिड्यूस होगा. इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, वो बढ़ेगी. व्हेन पीपल पार्टिसिपेट, जब लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो डेवलपमेंटल स्कीम के प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ेगा, तो अपने आप ही ये स्कीम्स जो होंगी वो इनके द्वारा कंट्रोल होंगी. दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट, इससे क्या होगा, जो मिडिलमैन हो गए, करप्ट मिडिलमैन होंगे, उन्हें एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी. और पंचायत राज जो है हमारी डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है, उस पंचायत राज की वजह से उससे क्या होगा, फाउंडेशन को, हमारी डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है उसे मजबूती मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देख लिया, पंचायत को पावर देने में, क्या पंचायत को पावर देने की बात हो रही है कि उससे जो भी स्कीम्स होंगी वो क्या होंगी, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा. बात सही है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं वो आती हैं बट लोगों को पता नहीं होती. तो पंचायत के हाथ में पावर होगी, वो क्या करेगा, लोगों को उसके बारे में बता सकेगा. ठीक है, सही जानकारी लोगों को मिल सकेगी. तो यहाँ अगर हम देखें प्रूडेंशियल रीजन अगर देखते हैं, द मेन पॉइंट इन दिस पैसेज इज द पंचायत राज विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. तो पंचायत राज से क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिलेगी, जो कि यहाँ पर भी है कि हमारी जो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की उसे मजबूती मिलेगी. दिस विल इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंटल प्लान्स. इससे क्या होगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंटल प्लान्स की जो स्कीम्स होंगी उसमें बढ़ेगा, क्योंकि स्कीम्स आई और गई. ठीक, जब पावर पंचायत के हाथ में है तो पंचायत के द्वारा वो जो स्कीम्स होंगी उसके बारे में लोगों को पता चलेगा और उसमें पार्टिसिपेशन जो है लोगों का बढ़ेगा, तो स्कीम्स में उनका कंट्रोल भी रहेगा.
इससे जो मिडिलमैन होंगे, क्योंकि कई बार होते हैं बहुत सारे करप्ट लोग आते हैं, कुछ भी स्कीम है उसके बदले में कुछ पैसे भी ले लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये स्कीम है, कुछ गलत भी बता देते हैं, या फिर उसके एवज में अच्छा खासा उनसे अमाउंट ले लेते हैं। जो जहां पर अमाउंट नहीं लगना है फिर भी वहां पर अमाउंट ले लेते हैं। तो इससे क्या है, जो लोग हैं उन्हें क्या परेशानी होगी, ठीक। इससे क्या होगा, इसकी पंचायत के हाथ में पावर आने से क्या होगा, लोगों को स्कीम्स के बारे में पता चलेगा, तो उस पर उनका कंट्रोल रहेगा, और जो करप्ट लोग हैं वो एलिमिनेट हो सकेंगे। विल हेल्प रिड्यूस करप्शन, इससे करप्शन क्या होगा, रिड्यूस हो सकेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। उसका अगर प्रूडेंशियल रीजन हम देख रहे हैं तो करप्शन कम होगा, पंचायत जो है जरूरी है डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देती है, और इससे क्या होगा, करप्शन जो होगा वो रिड्यूस होगा, लोगों को स्कीम्स के बारे में पता चलेगा, लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ द अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो पावर शेयरिंग। यहाँ पर क्या है, पावर शेयरिंग के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ पावर शेयरिंग के अगेंस्ट हैं, कुछ उसके फेवर में है। आपको पहचानना है कौन से उसके फेवर में है, ठीक है। फेवर में जो है उन्हें इस कोड के द्वारा यहाँ पर आंसर जो है वो कोड में दिए हुए हैं, तो आपको सही कोड जो है वो चूज करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें ए है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। जो मनमुटाव है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होने में हेल्प मिलती है डिफरेंट कम्युनिटीज में। तो ये क्या है, ये सही है, तो यानी ए जो है वो सही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर हमको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से कोड जो है वो सही जाएंगे वो हमें देखना है। तो ए यहाँ हमें 3 में मिल रहा है फिलहाल, अभी ए को हम सही लेके चल रहे हैं, ठीक। जो हमारे करेक्ट है उन्हें हम अभी टिक करेंगे यहाँ पर, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर देख लेंगे। तो ए जो था ये तो करेक्ट है। फिर है, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो पक्षपात की पॉसिबिलिटीज को कम करता है, ठीक है। कि यहाँ पर डिक्रीज करता है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, पक्षपात की पॉसिबिलिटीज को कम करता है, ये भी सही है, यानी कि बी जो है करेक्ट है। अभी हम यहाँ देखेंगे बी अभी हमें 2 में मिल रहा है, ठीक। फिर आता है, डिलेड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करता है, ये क्या है, ये करेक्ट नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, ठीक है, तो डाइवर्सिटीज को क्या करता है, अकोमोडेट करता है, अपने में समेट लेता है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर डी हम देखेंगे, डी भी हमें अभी 2 जगह पे मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंक्रीजेज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस। तो क्या करता है कि इन स्टेबिलिटी और डिवाइसिवनेस को इंक्रीज करता है, ठीक, आपसी फूट को, और इन अस्थिरता को बढ़ाता है, इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि इन चीजों को तो ये कम करता है, रोकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये तो इसकी खासियत है। पावर शेयरिंग से लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता है, तो यहाँ पर एफ जो है वो करेक्ट है। तो हमें क्या मिल गया, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ ये वाला सही है, और कहीं पे ये चीज नहीं है। नेक्स्ट भी अगर हम देखना चाहें, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो जो राइट है हमारा ए बी डी एफ। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कौन सा कोड हमें सही मिल रहा है, ए बी डी एफ, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कोड में आंसर देना है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेल्जियम एंड श्रीलंका की पावर शेयरिंग के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको उन्हें कंसीडर करना है। क्या है स्टेटमेंट्स, वो देखते हैं। ए है इसमें, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या है यहाँ पर कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी जो थी उन्होंने माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी उन्हें डोमिनेट किया। तो ये क्या है,
ये तो गलत है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता। बेल्जियम में दोनों को ही बराबरी का दर्जा दिया गया था। वहां ऐसा नहीं था कि जो मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी वालों को उन्होंने डोमिनेट किया था। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट नहीं है। बी पे को हम कंसीडर करेंगे। In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority. यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी में जो लोग थे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसमें इनका जो प्रभुत्व था, इनका डोमिनेशन जो था, डोमिनेंस जो था इनका, उसे इंश्योर किया गया। तो ये सही था कि वहां पर श्रीलंका में तमिलियन को तवज्जो नहीं दी गई, वहां पर जो सिंहली स्पीकिंग मेजॉरिटी थी उन्हें उनका डोमिनेंस क्या किया गया था, इंश्योर किया गया था। तो बी जो है वो अभी करेक्ट है। अब आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी आंसर क्या है, हमें कोड में दिया हुआ है। जैसा कि हमने पहले देखा था कोड में कुछ वैसा ही है कि बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ग्रुप जो है करेक्ट है। तो बी अभी यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। ठीक, अब हम आते हैं सी में, देखते हैं। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड फेडरल अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। यहाँ पर क्या है, अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने, जॉब एजुकेशन की में जो अपॉर्चुनिटी थी उसकी इक्वलिटी के लिए श्रीलंका में जो तमिल्स थे उन्होंने डिमांड की फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग के फेडरल अरेंजमेंट की उन्होंने डिमांड की। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट था, क्योंकि ऐसा था वहां पर कि जो तमिल्स थे, माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग लोग थे, उनको क्या किया था, उन्हें डोमिनेट किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की डिमांड की थी। तो ये भी करेक्ट है। फिर आते हैं डी हमारा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट to a federal one prevented a possible division of the country on the linguistic line। यहाँ पर क्या है, बेल्जियम में यूनिटरी गवर्नमेंट की जगह फेडरल गवर्नमेंट जो आई उसने क्या किया, लिंग्विस्टिक लाइन पे, लिंग्विस्टिक बेस पर कंट्री के डिवीजन की पॉसिबिलिटीज को कम किया। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज को क्या किया गया, बचाया गया, मतलब उसका डिवीजन नहीं होने दिया लिंग्विस्टिक बेस पे। तो ये क्या था, ये भी करेक्ट था। तो ये जो डी है वो करेक्ट है। अब हम आंसर ग्रुप में देखेंगे, बी सी डी वाला कौन सा ग्रुप है वही करेक्ट होगा। ए बी सी डी ये भी नहीं, ए बी डी नहीं, एंड सी डी नहीं, हमारा क्या है बी सी डी। तो ऑप्शन डी जो है बी सी डी वो है करेक्ट, क्योंकि ये तीन को हम कंसीडर कर रहे हैं कि तीन जो है एक ग्रुप में आ रहे हैं, ये तीनों करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मैच लिस्ट 1 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। यहाँ पर क्या है, आपके सामने दो लिस्ट दी गई है, बट आंसर यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों को मैच तो करना है। जो मैच हो रहा है आंसर हमारा कोड में हमें देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 1 है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर, यहाँ पर डिफरेंट लेवल पे पावर शेयरिंग। हमने सारी चीजें पढ़ी है, ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से देखा हुआ था। ठीक है, थर्ड हमारा है, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर्ड एंड पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। फिर अदर साइड पे क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोलिजन गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर किससे किसका मैच है। सबसे पहले गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, ये क्या था, ये अधिकारों का वितरण था, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो इसका मैच कहाँ जाएगा, हमारा फर्स्ट का मैच हमारा हो रहा है किससे, बी से। तो यहाँ तो हम अभी मैच करा देंगे, क्योंकि वरना फिर हमें याद भी नहीं रहेगा ना किससे किसका मैच है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को बी से मैच करा दिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेकंड, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स क्या थे ये आपको याद होगा, हम लोगों ने इस पे बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पर पावर शेयर क्या है, डिफरेंट लेवल्स पे। याद होगा यहाँ पर क्या था, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने देखा था, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपका सेम होगा, फेडरल एंड वर्टिकल ये सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है,
कि गवर्नमेंट की जो पावर शेयर थी वो डिफरेंट लेवल्स पे, तो डिफरेंट लेवल्स पे क्या था हमारा, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका मैच, सेकंड का मैच यानी कि आएगा हमारा डी से, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के द्वारा पावर शेयर। तो ये हमने देखा था ये इसमें क्या था, इसमें डिफरेंट सोशल, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर्स का बंटवारा, उसमें हमने देखा था जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, वहां पर हमने देखा था ना कम्युनिटी गवर्नमेंट कि वो जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेस पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो थर्ड हमारा है, थर्ड का मैच किससे है, ए से है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर गठबंधन की सरकार हम लोग देख रहे थे वहां पर, तो यहाँ पर क्या है, कॉलिजन गवर्नमेंट, तो यानी कि फोर्थ का मैच जो है वो सी से है, ठीक है, कॉलिजन गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे किससे किसका मैच है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कौन सा कोड जो है करेक्ट है। फर्स्ट को मैच करा है, 2 मिल गए, ऑप्शन बी और सी में है। फिर देखते हैं सेकंड डी से, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपकी नंबरिंग भी होगी तभी तो आप मैच कराओगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ए से 1 का मैच या फिर ए से 2 का मैच, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नंबरिंग यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। अब ये है ए का मैच किससे है, बी से, ए का मैच बी से है, ठीक है, सॉरी 1 जो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट का मैच किससे है, बी से, तो फर्स्ट का मैच बी से आ रहा है, फर्स्ट का मैच बी से हमें यहाँ 2 जगह पे मिल रहा है, ऑप्शन बी और सी में। तो हम अभी इन्हीं में से देखेंगे, बाकी भी चेक करते हैं। फिर सेकंड का मैच किस में है, डी से है, ठीक है, सेकंड का मैच किससे है, डी से, तो यहाँ पे डी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो बी और डी दोनों हमको कहाँ मिल रहे हैं, सी में मिल रहे हैं, ठीक। पहले हमको क्या मिला था, बी मिला था, यहाँ भी डी मिल रहा है, बट फर्स्ट हमारा क्या था, बी था, तो बी डी। फिर थर्ड हमारा किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड हमारा ए से मैच कर रहा है। फिर हमारा आ रहा फोर्थ किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है, फोर्थ सी से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला जो हमारा कोड है सी, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। फिर आपको कोड्स में आंसर दिया, यानी ग्रुप्स में आपको मिलेगा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं, आपको ये चीजें इसमें देखनी है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, करेक्ट है कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जो है वो गुड है। नेक्स्ट है बी हमारा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को ये रिड्यूस करती है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करती है, ये भी करेक्ट है, यानी ये दोनों ही हमें करेक्ट मिल रहे हैं। अब हम ऑप्शंस देखेंगे, ए इज ट्रू बट सॉरी, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो ये नहीं है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये है करेक्ट। आगे की भी देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी फॉल्स, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, तो जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, कहाँ, एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।